कहानी की शुरुआत में हम टिम और ली नाम के दो फ्रेंड्स को देखते हैं जिन्हें पुलिस हथकड़ी पहना रही होती है क्योंकि ये दोनों क्रिमिनल हैं और दोनों को एक सीरियस केस में 12 साल की सजा काटने के लिए साउथ अफ्रीका की सबसे सिक्योर जेल प्रिटोरिया में लाती है, जहां से आज तक कोई भी कैदी एस्केप नहीं हो सका और जेल के गेट पर ही जेल का वार्डन इन दोनों का वेट कर रहा होता है। वार्डन इनसे कहता है कि तुम दोनों ने अपने ही गोरे लोगों के साथ बेवफाई की है और अब तुम लोग यहाँ इस जेल में 12 साल तक सड़ोगे। लेकिन वार्डन को पता नहीं था कि यह दोनों कोई नॉर्मल कैदी नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा शातिर कैदी हैं और इस प्रिटोरिया जेल का जो रिकॉर्ड है कि यहाँ से कोई भाग नहीं सकता, वो रिकॉर्ड ये दोनों जल्द ही तोड़ने वाले थे। इसके बाद इन दोनों को जेल के अंदर लाया जाता है और फिर इनकी अच्छे से चेकिंग की जाती है। चेकिंग के बाद गार्ड्स इन दोनों को इनके सेल की तरफ ले जाने लगते हैं और जेल के अंदर एंटर होते ही टिम के दिमाग में यहाँ से भागने का प्लान बनना शुरू हो जाता है और वो जेल के एक एक कॉर्नर को बारीकी से ऑब्जर्व करने लगता है। इसके बाद टिम को उसके सेल में लॉक कर दिया जाता है और साथ ही बगल वाले सेल में ली को भी लॉक कर दिया जाता है। दोनों के बीच बस एक दीवार थी और ये दोनों दीवार पर हाथ से टैप करके एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अब रात हो जाती है और टिम पूरी रात सोता नहीं बल्कि यहाँ से निकलने के बारे में सोचता रहता है और अगली सुबह कैदियों को उठाने के लिए पूरी जेल में बेल बजती है। इसके बाद सभी कैदी अपने अपने सेल से बाहर आकर लाइन में खड़े हो जाते हैं और फिर सब लाइन से ब्रेकफास्ट करने जाते हैं। यहाँ टिम अपना ब्रेकफास्ट लेकर जब टेबल पर बैठने आता है तो देखता है कि यहाँ दो तरह के कैदी हैं। कुछ ने ब्लू कलर के कपड़े पहने हैं और कुछ ने ग्रे कलर के। अब एक ही जेल में रहते हुए कैदियों के कपड़ों का कलर अलग क्यों था, ये जानने के लिए हमें टिम और ली के इस जेल में आने की वजह जाननी होगी, जिसके लिए स्टोरी में थोड़ा बैक जाना पड़ेगा। यहाँ पता चलता है कि 1973 में साउथ अफ्रीका के हालात बहुत ही खराब थे क्योंकि वहाँ रंगभेद चलता था, यानी इंसान को उसके कलर की वजह से रिस्पेक्ट मिलती थी। गोरे लोगों को गवर्नमेंट हर तरह की फैसिलिटी देती थी, लेकिन वहीं काले रंग के लोगों को गवर्नमेंट बिल्कुल इंसान नहीं समझती थी और उनके साथ जानवरों जैसा बिहेव करती थी। इस वजह से ब्लैक लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे और स्ट्रीट पर निकलकर प्रोटेस्ट करते थे। वहीं टिम और ली थे तो व्हाइट, लेकिन ये दोनों ब्लैक लोगों का साथ देने लगे क्योंकि इन्हें समझ आ गया था कि गवर्नमेंट ब्लैक लोगों के साथ गलत कर रही है। इसलिए ये दोनों भी प्रोटेस्ट में ज्वाइन हो जाते हैं और चुपके ब्लैक लोगों में पैम्फलेट बांटने लगते हैं जिनमें रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाने का मैसेज लिखा होता था और ये सब पुलिस से छुप कर करते थे। लेकिन एक दिन पुलिस को पता चल जाता है कि ये दोनों गोरे लोग ब्लैक लोगों को उनका हक मांगने के लिए उकसा रहे हैं। पुलिस इन्हें अरेस्ट कर लेती है और फिर कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां जज भी गोरे लोगों के साइड में होता है और इन्हें अपनी ही कम्युनिटी के साथ बेवफाई करने पर 12 साल की सजा सुना देता है। इसके बाद इन्हें जेल भेज दिया जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये फिल्म एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ टिम को समझ नहीं आ रहा कि किसके साथ बैठूं, ब्लू वालों के साथ या ग्रे वालों के साथ। तभी एक बूढ़ा कैदी आकर टिम से कहता है कि मेरे पीछे आओ और उसे एक टेबल पर बिठाकर बताता है कि ये ब्लू कपड़ों वाले लोग असल में खूंखार क्रिमिनल हैं जो मर्डर, चोरी और रेप के केस में आए हैं। वहीं ग्रे कपड़े वाले लोग मेरी तुम्हारी तरह प्रोटेस्टर्स हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं। वैसे तो ब्लू वालों का क्राइम हमसे कहीं ज्यादा सीरियस है क्योंकि उन्होंने मर्डर और चोरी की है और हमने सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई है। लेकिन यहाँ मर्डरर्स के साथ अच्छा ट्रीटमेंट होता है और जिन कैदियों ने ब्लैक लोगों के लिए आवाज उठाई है उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है। इसलिए यहाँ अपना खास ख्याल रखना। इसी दौरान टिम का साथी ली ब्लू वालों के साथ बैठने ही वाला था कि तभी ग्रे वाले सब शोर मचाने लगते हैं, जिससे ली समझ जाता है कि वो गलत जगह बैठ रहा है और सीधा टिम के पास आकर बैठ जाता है। इसी दौरान जेल के ब्लैक क्लीनर से कुछ सामान गिर जाता है, जिसकी आवाज सुनकर मार्क नाम का एक गार्ड उसके पास जाता है और एक छोटी सी गलती पर उसे बुरी तरह पीटने लगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो क्लीनर ब्लैक था। ये देखकर ब्लू वाले कैदी खुश हो जाते हैं जबकि ग्रे वाले गुस्से से खौल उठते हैं। यहाँ टिम को अंदाजा हो जाता है कि ये जेल प्रोटेस्टर्स के लिए कितनी डेंजरस है। इसके बाद तीनों बाहर एक्सरसाइज करने जाते हैं और इसी दौरान बूढ़ा कैदी टिम और ली को जेल की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देने लगता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन आज तक कोई भी यहाँ से एस्केप नहीं हो सका और जो भी ट्राई करता है उसे गार्ड्स आसानी से पकड़ लेते हैं क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट है। हर टाइम गार्ड्स हम पर नजर रखते हैं और जेल की चारों दीवारें 20 फीट ऊंची हैं, इसलिए कोई भी यहाँ से नहीं भाग सकता। वो ये भी बताता है कि तुम दोनों यहाँ नए हो और मैंने देखा है हर नए कैदी के दिमाग में यही चलता है कि वो भाग जाएगा, पर सच ये है कि यहाँ से आज तक कोई भाग नहीं सका क्योंकि यहाँ के कैदी भी गार्ड्स से मिले हुए हैं। तो अगर तुम लोग प्लानिंग करते हुए किसी कैदी की नजर में आ गए तो वो सीधा गार्ड्स को कंप्लेन कर देगा। इसलिए मेरी सलाह है कि भागने का आइडिया दिमाग से निकाल दो क्योंकि जिसने भी ट्राई किया है वो मारा गया है। इन तीनों की बातचीत के दौरान एक कैदी चुपके से इन पर नजर रख रहा होता है और जैसे ही बूढ़ा कैदी वहाँ से जाता है वो आदमी इनके पास आता है जिसका नाम लनार्ड है। लनार्ड कहता है कि ये बूढ़ा आदमी हर नए कैदी को इसी तरह डराता है, उसकी बातों में मत आओ। हाँ,
ये सच है कि जेल इतनी बड़ी है कि टनल बनाकर भागना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास टनल के अलावा कोई परफेक्ट प्लान है तो भाग सकते हो। फिर लेनार्ड कहता है कि अगर कोई रास्ता मिले तो मुझे भी बता देना, मैं भी तुम्हारी टीम में शामिल हो जाऊंगा। ये कहकर वो चला जाता है। थोड़ी दूर पर जेल का वार्डन इन तीनों को चुपके से ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन डिस्टेंस की वजह से उनकी बातें सुन नहीं पाया। अब यहाँ इन्हें जेल में 23 दिन हो जाते हैं और टिम को कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से कैसे निकले, क्योंकि दीवार इतनी ऊंची थी कि कूदकर नहीं भाग सकते और जेल इतनी बड़ी थी कि टनल भी नहीं बना सकते। टिम सोच में पड़ जाता है और एग्जिट का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर दरवाजे के लॉक पर पड़ती है और वो उसे बारीकी से चेक करने लगता है, लेकिन लॉक खोलने का कोई तरीका न मिलने पर वापस बैठ जाता है और कोई और रास्ता सोचने लगता है। इसी दौरान उसे फील होता है जैसे लॉक खुद उसे घूर रहा हो और बता रहा हो कि इसके अलावा यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। तब टिम डिसाइड करता है कि अगर वो डुप्लीकेट चाबी बना ले तो भाग सकता है और देर नहीं करता। जैसे ही गार्ड वहां से जाता है, टिम जल्दी से एक पेपर रोल करके लॉक में घुसा देता है ताकि उसे आइडिया मिल जाए कि चाबी किस साइज की बनानी है। अगले ही दिन टिम अपने साथी के साथ लेनार्ड के पास जाकर बताता है कि मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता मिल गया है। लेनार्ड पूछता है कि कैसे भागोगे। टिम बताता है कि अगर हम वुड से डुप्लीकेट चाबी बना लें तो लॉक खोलकर भाग सकते हैं। ये सुनकर लेनार्ड स्माइल करता है, पर उसे ये आइडिया पसंद नहीं आता। वो कहता है कि यहाँ बहुत सारे दरवाजे हैं और सबकी चाबी बनाने के लिए ढेर सारी लकड़ी चाहिए जो हमारे पास नहीं है। तब ली कहता है कि अगर हम वर्कशॉप से किसी तरह लकड़ी चुरा लें तो काम आसान हो जाएगा। ये आइडिया लेनार्ड को पसंद आ जाता है और वो भी टीम में शामिल हो जाता है। अब इनका एस्केप प्लान शुरू हो जाता है और सबसे पहले इन्हें चाबियों का एग्जैक्ट डिजाइन कॉपी करना होगा। असली चाबियां जेल के सबसे रूड गार्ड मार्क के पास होती हैं। प्लान के मुताबिक जब ये लोग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं, तब लेनार्ड जानबूझकर अपनी प्लेट नीचे गिरा देता है। आवाज सुनकर मार्क इनकी तरफ आता है और तब टिम मार्क की बेल्ट में लगी चाबियों को ध्यान से देखकर उनका डिजाइन दिमाग में फिट कर लेता है। जब लेनार्ड अपनी प्लेट उठाने लगता है तो मार्क उसे मना करता है और ब्लैक क्लीनर को बुलाकर कहता है कि प्लेट तुम उठाओ, ये तुम्हारा काम है। बेचारा क्लीनर बिखरा हुआ खाना उठाने लगता है और ये देखकर ग्रे वाले कैदियों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन टिम कुछ नहीं कहता क्योंकि उसका फोकस अब भी चाबियों पर है। डिजाइन समझने के बाद टिम अपने सेल में वापस आकर पेंसिल से चाबी की ड्राइंग बनाने लगता है। ये काम कई दिनों तक चलता है और जब भी मौका मिलता, टिम गार्ड्स के ऑफिस में या बाहर खुले मैदान में चुपके से चाबियों के डिजाइन को देखकर थोड़ा थोड़ा ड्राइंग बनाता रहता है। कई दिनों की मेहनत के बाद फाइनली एक परफेक्ट ड्राइंग तैयार हो जाती है और टिम को पता चलता है कि जेल की सारी सेल्स की चाबी एक ही डिजाइन की है। अब इन्हें जेल में 74 दिन हो चुके होते हैं। एक दिन वर्कशॉप में टिम चुपके से अपनी वाटर बॉटल में लकड़ी के टुकड़े डालकर ऊपर से कपड़ा ठूंस देता है ताकि गार्ड के बोतल हिलाने पर कोई आवाज ना आए। वर्कशॉप की छुट्टी होते ही एक गार्ड इनके पास आकर टिम को शक भरी नजरों से देखने लगता है, जिससे टिम घबरा जाता है कि कहीं पकड़ा तो नहीं गया। फिर गार्ड सभी कैदियों को लाइन में खड़ा करके उनकी बोतल चेक करना शुरू करता है। टिम की बारी पर गार्ड बोतल का पानी खाली कर हिलाता है, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती क्योंकि कपड़े ने लकड़ी फंसा रखी थी। कुछ न मिलने पर मार्क टिम को जाने देता है। टिम वापस सेल में आकर अपने काम पर लग जाता है क्योंकि अब उसके पास चाबी बनाने के लिए वुड आ चुकी थी और अपनी ड्राइंग के मुताबिक एक चाबी बना लेता है। अब टेस्ट करने की बारी है। टिम चाबी को लॉक में डालकर घुमाता है, पर वो घूमती नहीं। टिम मायूस हो जाता है, सोचता है दिनों की मेहनत बेकार गई, पर हार नहीं मानता और फिर से ट्राई करता है। इस बार चाबी काम कर जाती है और टिम के फेस पर खुशी आ जाती है। सेल का दरवाजा खुल जाता है, पर ये खुशी बस कुछ देर की होती है क्योंकि सामने एक और बड़ा स्टील डोर होता है जिसके लिए नई चाबी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि उस दरवाजे का लॉक बाहर की तरफ है और अंदर से हाथ वहां तक नहीं पहुंचता। ये टिम के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। अगले दिन टिम अपने साथियों को बताता है कि सेल की चाबी तो रेडी है, पर सामने का स्टील डोर बाहर से लॉक है और हमें ऐसी चाबी चाहिए जो अंदर से उसे खोल सके। फिर टिम स्टील गेट की चाबी बनाने में लग जाता है और एक बार फिर मार्क की चाबियां ऑब्जर्व करता है। कई दिनों की मेहनत के बाद स्टील डोर की चाबी भी रेडी हो जाती है। इस बार टेस्टिंग दिन में होती है और लेनार्ड कोने में खड़ा होकर गार्ड्स पर नजर रखता है ताकि वार्निंग दे सके। जब टिम चाबी लॉक में डालता है तो वो टाइट होती है, तो वो उसे निकालकर एक शार्प टूल से घिसता है और दोबारा ट्राई करता है। इस बार लॉक खुल तो जाता है पर वापस अंदर नहीं जाता, जिससे टिम परेशान हो जाता है। जल्दबाजी में चाबी घुमाते हुए चाबी का अगला हिस्सा लॉक के अंदर टूट जाता है। टिम बहुत घबरा जाता है। तभी लेनार्ड दौड़कर आता है और कहता है, जल्दी करो, गार्ड हमारी तरफ आ रहा है। टिम और प्रेशर में आ जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो उंगलियों से चाबी का टुकड़ा निकालने की कोशिश करता है पर नहीं निकलता। ली जल्दी से उसकी तरफ एक नाइफ फेंकता है और टिम चाकू से किसी तरह टुकड़ा बाहर निकाल लेता है और दरवाजा वैसे ही छोड़कर वहां से निकल जाता है क्योंकि गार्ड आ रहा होता है। टिम के जाने के बाद एक मोटा गार्ड आता है जिसका दरवाजे पर ध्यान नहीं जाता और वो चला जाता है। उसके जाने के बाद टिम वापस आकर लॉक अंदर करने की कोशिश करता है पर वो नहीं जाता, तो वो उसे ऐसे ही छोड़कर सेल में चला जाता है। शाम को मार्क आता है तो देखता है कि सेल का गेट खुला है और सोच में पड़ जाता है।
है। टिम को नींद नहीं आती क्योंकि उसे डर है कि कहीं पकड़ा न जाए, पर मार्क ज्यादा सोचे बिना दरवाजा बंद कर देता है, ये सोचकर कि शायद मोटे गार्ड से खुला रह गया होगा। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर टिम रिलैक्स हो जाता है। अगली सुबह लेनार्ड का बेटा उससे मिलने आता है और लेनार्ड उसे देखकर बहुत खुश होता है। दोनों फ्रेंच में बात करने लगते हैं, जिसे सुनकर मार्क गुस्सा हो जाता है क्योंकि फ्रेंच बोलना रूल्स के खिलाफ था और सिर्फ 5 मिनट में ही मीटिंग खत्म करवाकर बेटे को ले जाता है, जबकि हर कैदी को आधे घंटे का टाइम मिलता है अपने रिलेटिव से बात करने का। लेनार्ड मार्क से बहुत रिक्वेस्ट करता है, पर मार्क उसकी एक नहीं सुनता और बेटे को ले जाता है। मार्क को लेनार्ड की हेल्पलेसनेस देखकर एक अजीब सी क्रूर खुशी मिलती है। इस हरकत से लेनार्ड गुस्से से पागल हो जाता है और किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना चाहता है। अब इन्हें जेल में 142 दिन हो चुके हैं और तीनों मिलकर स्टील गेट खोलने का प्लान बनाने लगते हैं, पर किसी को समझ नहीं आता कि सेल के अंदर से स्टील गेट कैसे खोलें, क्योंकि अंदर से बाहर लॉक तक हाथ नहीं पहुंचता। तभी डिस्कशन के बीच में एक गार्ड आने लगता है। लकीली उसी वक्त लेनार्ड गार्ड को देख लेता है और तीनों काम करने का एक्टिंग करने लगते हैं। मार्क पूछता है यहाँ क्या चल रहा है, तो वो कहते हैं कुछ नहीं, बस सेल साफ कर रहे हैं। मार्क को कुछ गड़बड़ नजर नहीं आती और वो चला जाता है। इसी दौरान ली लेनार्ड के हाथ में मौजूद झाड़ू की स्टिक देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि इस स्टिक की मदद से सेल के अंदर से ही स्टील डोर खोला जा सकता है। अगर हम स्टिक के साथ चाबी बांध दें तो विंडो से हाथ निकालकर स्टिक को गेट के लॉक तक पहुंचा सकते हैं। ये आइडिया सबको पसंद आता है, पर सिर्फ स्टिक को लॉक तक पहुंचाना काफी नहीं था। असली प्रॉब्लम ये थी कि चाबी को घुमाएं कैसे। इसका सॉल्यूशन अगले दिन मिलता है, जब टिम वर्कशॉप में एक कैदी को मैकेनिकल मशीन चलाते देखता है। उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो एक छोटी लकड़ी में 2 होल करता है, फिर झाड़ू की स्टिक में एक होल करके उस लकड़ी के टुकड़े को स्क्रू से अटैच कर लेता है। अब टिम के पास एक परफेक्ट टूल रेडी था। फिर वो विंडो से स्टिक बाहर निकालकर लॉक तक पहुंचाने की कोशिश करता है। एम सही जाए इसके लिए स्टिक पर एक छोटा मिरर भी अटैच करता है, जिससे पता चलता रहे कि चाबी लॉक में सीधा जा रही है या नहीं। काफी कोशिश के बाद चाबी लॉक के अंदर चली जाती है और टिम उसे घुमाता है, पर अचानक स्टिक से चाबी छूटकर नीचे गिर जाती है। टिम बहुत घबरा जाता है क्योंकि अगर कल सुबह गार्ड को ये चाबी दिख गई तो उसकी मौत पक्की थी। पर टिम कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, उसने पहले से तैयारी कर रखी थी। वो अपने मुंह से च्यूइंग गम निकालकर स्टिक पर लगाता है और उसकी मदद से चाबी उठा लेता है। फिर दोबारा ट्राई करता है और इस बार लॉक खोलने में कामयाब हो जाता है, जिससे टिम बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन टिम ये गुड न्यूज लेनार्ड और ली को देता है, जिसे सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। अब चाबियों को अपने पास रखना सबसे बड़ी बेवकूफी थी, क्योंकि इससे पकड़े जा सकते थे। इसलिए ये लोग गार्डनिंग के बहाने एक गड्ढा खोदकर उसमें चाबियां छुपा देते हैं। पर कुछ दूरी पर मार्क इन पर नजर रख रहा होता है और सीधा ली के पास आकर उसका बैग चेक करता है, जिसमें प्लांट्स की खाद रखी होती है। फिर मार्क टिम के पास आकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर टिम कॉन्फिडेंस से जवाब देता है कि मैं पौधे उगाने के लिए सीड्स डाल रहा था। ये सुनकर मार्क चला जाता है, पर तभी पता चलता है कि जेल का बूढ़ा कैदी काफी देर से इन दोनों पर नजर रखे हुए था और उसे इनकी पूरी प्लानिंग पता चल चुकी है। वो टिम से कहता है कि भागने का आइडिया दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अगर पकड़े गए तो 25 साल की एक्स्ट्रा सजा हो सकती है। वो ये इसलिए कहता है क्योंकि उसे लगता है टिम कामयाब नहीं हो पाएगा। टिम समझ जाता है कि अगर यहाँ से निकलना है तो टीम में और लोगों को शामिल करना होगा, और अगले ही दिन कुछ और लोगों को टीम में जोड़ लेता है जो टिम तक जरूरी सामान पहुँचाने लगते हैं। पर टिम को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो जेल में नहीं बल्कि बाहर थी, और वो था इस जेल का मैप, क्योंकि टिम समझ चुका था कि जब तक जेल की पूरी स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगी तब तक यहाँ से निकलना पॉसिबल नहीं। अगले दिन टिम इशारों में ब्लैक क्लीनर से बाहर से न्यूज़पेपर लाने को कहता है, जिसके लिए क्लीनर तैयार हो जाता है, पर बदले में सिगरेट और साबुन मांगता है, जिसके लिए टिम हाँ कर देता है। अब इन्हें जेल में 206 दिन हो चुके होते हैं और अगले दिन क्लीनर के आने पर टिम इशारों में पूछता है तो वो सिर हिलाकर हाँ बोल देता है, मतलब न्यूज़पेपर मिल गया है। पर इन दोनों को पता नहीं था कि बेरहम गार्ड मार्क इन पर नजर रखे हुए था और इनके इशारे देख चुका था। थोड़ी देर बाद टिम कचरा फेंकने के बहाने बाहर जाता है और अपने वादे के मुताबिक कचरे के बॉक्स के नीचे सिगरेट और साबुन च्यूइंग गम से चिपका देता है, और फिर कचरे के डिब्बे से न्यूज़पेपर उठा लेता है जिसमें जेल का मैप छुपा होता है। कुछ और दिन गुजरते हैं और एक दिन मार्क टिम के लिए नया चश्मा लेकर आता है जो टिम ने ऑर्डर किया था, पर साथ ही मार्क एक बुरी न्यूज देता है कि उन्होंने उस ब्लैक क्लीनर को हैंग कर दिया है, क्योंकि वो कैदियों के लिए चुपके से सामान लाता था। और मार्क कहता है कि उसे फांसी पर तड़पते देखकर मुझे बहुत मजा आया। ये सुनकर टिम बहुत उदास हो जाता है और मन ही मन मार्क के लिए गुस्से से उबल पड़ता है। पर टिम जानता था कि वो एस्केप के बहुत करीब हैं, इसलिए फालतू में मार्क से लड़कर अपना प्लान खराब नहीं करना चाहता। दोनों अपने काम पर लग जाते हैं और सेल से बाहर निकलकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए स्टेयर्स से नीचे आते हैं और एक ग्रिल डोर के पास पहुंचकर उसे खोलने की कोशिश करते हैं। इस दौरान टिम को बहुत स्वेट हो रहा होता है और उसकी कुछ पसीने की बूंदें जमीन पर गिर जाती हैं। जब ये दरवाजा खोल रहे होते हैं तभी किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। टिम जल्दी से चाबी निकालकर पीछे हटते हुए सामने वाली एक अलमारी में छुप जाते हैं, पर अलमारी के दरवाजे को होल्ड करने के लिए एक छोटा स्क्रू था जिसे लेनार्ड अपनी उंगलियों से पकड़े रखता है। तभी एक मोटा गार्ड वहां आकर ग्रिल डोर खोल देता है। इस दौरान लेनार्ड की
की उंगलियों से स्क्रू छूट जाता है, पर लकीली अलमारी का दरवाजा पूरा नहीं खुलता, बस थोड़ा सा गैप होता है और इसी गैप से ये दोनों उस मोटे गार्ड को सामने से गुजरते हुए देखते हैं। लकीली से उस गार्ड का ध्यान दरवाजे की तरफ नहीं जाता और वो स्टेयर्स चढ़कर ऊपर वाले फ्लोर पर चला जाता है, जहां इन तीनों का सेल है। गार्ड के जाने के बाद ये फिर बाहर निकलते हैं और आगे बढ़ते हुए स्टील गेट तक पहुंच जाते हैं। टिम लॉक पर चाबी लगाता है और चाबी बढ़िया से दरवाजा खोल देती है, जिससे टिम बहुत खुश हो जाता है। वहीं ऊपर वाले फ्लोर पर मोटा गार्ड इनकी सेल चेक कर रहा होता है, पर उसे पता नहीं चलता कि टिम और लेनार्ड अंदर नहीं है, क्योंकि इन्होंने तकिए के ऊपर कंबल डाल रखे थे, जिससे लग रहा था कि दोनों सो रहे हैं। नीचे बाकी दरवाजों पर चाबियां ट्राई करते वक्त इन्हें ऊपर से बूढ़े कैदी की जोर जोर से खांसने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर समझ जाते हैं कि ये मोटे गार्ड के वापस आने की वार्निंग है। फटाफट ये वापस दौड़कर अलमारी में छुप जाते हैं। गार्ड जब नीचे आता है तो उसे जमीन पर कुछ पानी की बूंदें दिखती हैं, जो असल में टिम के पसीने की थीं, पर वो ज्यादा ध्यान दिए बिना पैर मारकर चला जाता है। उसके जाने के बाद ये दोनों वापस अपने सेल में आ जाते हैं और टिम लकड़ी की चाबियों को एक मग में रख देता है, पर टिम को नहीं पता था कि यही उसके लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। सुबह होते ही अचानक जेल का वार्डन बिना बताए सभी सेल्स की चेकिंग करने आ जाता है। टिम रात भर के काम की थकान से सो रहा होता है, तो वार्डन उसे जगाकर पूछता है कि इतनी देर तक सोने का मतलब है रात भर नहीं सोए, बताओ रात भर क्या कर रहे थे। टिम कोई जवाब नहीं देता, जिससे वार्डन गुस्सा हो जाता है और उसे बाहर भेज देता है। बाहर सभी कैदियों की सेल चेकिंग चल रही होती है। जब वार्डन टिम की सेल चेक करता है तो उसे अंदर बुलाकर सारा सामान इधर उधर बिखेरने लगता है और तभी मग में रखे चाबी के टुकड़े जमीन पर गिर जाते हैं। टिम ये देखकर बहुत घबरा जाता है और वार्डन को भी वो लकड़ी का टुकड़ा नजर आ जाता है। वार्डन उसे उठाकर पूछता है, ये क्या है? अच्छी बात ये थी कि वो पूरी चाबी नहीं बल्कि सिर्फ उसका अगला हिस्सा था, जिससे वार्डन पहचान नहीं पाता कि ये एक चाबी है। टिम कॉन्फिडेंस से बोलता है कि ये एक फोटो स्टैंड है जो मैंने अपने पेरेंट्स की फोटो रखने के लिए बनाया है, और उसे फिट करके दिखा भी देता है। ये देखकर वार्डन का शक थोड़ा कम हो जाता है। फिर वार्डन झाड़ू की स्टिक पर बंधी रस्सी के बारे में पूछता है, जिस पर टिम कहता है कि मैं झाड़ू को दीवार में लगी कील पर टांग कर रखता हूँ। वार्डन कहता है तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, और झाड़ू उसे देकर चला जाता है। वार्डन के जाने के बाद टिम बहुत घबरा जाता है और उसे पैनिक अटैक होने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वार्डन को असलियत पता चल गई तो वो उसे मार देगा। अब वो और भी ज्यादा केयरफुल हो जाता है और लकड़ी की चाबियों को अलग अलग जगह छुपाने लगता है ताकि दोबारा रिस्क में न पड़े। इस तरह इन्हें जेल में 404 दिन हो जाते हैं और अब तीनों इस जेल में और रुकना नहीं चाहते। टिम सबसे पहले ये जानना चाहता था कि जेल में टोटल कितने दरवाजे हैं, और इसके लिए वो गार्ड से दांत में दर्द होने का बहाना बना देता है। चूंकि जेल में डेंटिस्ट नहीं था, इसलिए मार्क टिम को अपने साथ बाहर ले जाता है। इस दौरान टिम जेल का एक एक दरवाजा गिनता रहता है और एक ऐसा ग्रिल डोर देखता है जो चाबी से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल था और सिर्फ गार्ड रूम के बटन से खुलता था। मार्क के साथ आगे बढ़ते हुए टिम जेल का आखिरी दरवाजा क्रॉस करके बाहर आ जाता है और बाहर से जेल की पूरी स्ट्रक्चर समझ जाता है। हॉस्पिटल में दांत का ट्रीटमेंट होने के बाद टिम को वापस जेल में लाया जाता है। वापस आकर टिम अपने सभी साथियों को इकट्ठा करके बताता है कि मैंने हर दरवाजे की डुप्लीकेट चाबी बना ली है, अब बस यहाँ से निकलने की देरी है और आज रात ही हम लोग भागने वाले हैं। पर लेनार्ड और ली के अलावा बाकी साथी इनके साथ भागने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लोग पकड़े जाएंगे। तब लेनार्ड सबसे कहता है कि हमारे भागने के बाद तुम सब बहुत पछताओगे। शाम होते ही ये तीनों जेल के कपड़े उतारकर नॉर्मल कपड़े पहन लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेल का मोटा गार्ड पेट खराब होने की वजह से टॉयलेट जाता है, पर देखता है कि टॉयलेट जाम है, इसलिए वो टूल ढूंढने के लिए नीचे जाकर सामने वाली अलमारी खोलता है। काफी सामान निकालने के बाद उसे टूल मिल जाता है और जैसे ही वो अलमारी का दरवाजा बंद करने वाला होता है, उसे स्क्रू में लटका हुआ एक तार दिखाई देता है, वही तार जिससे लेनार्ड दरवाजा होल्ड करके रखता था और जो तभी नीचे गिर जाता है। मोटा गार्ड वो तार उठाकर ले जाता है। वहीं तीनों आगे बढ़ते हुए ग्रिल डोर तक पहुंच जाते हैं और दरवाजा खोलकर स्टेयर्स से नीचे आ जाते हैं। पर जैसे ही ये आगे बढ़ने वाले होते हैं, पता चलता है कि गार्ड इनकी तरफ आ रहा है, तो ये जल्दी से अलमारी में छिप जाते हैं, बिना ये जाने कि गार्ड उसी अलमारी से थोड़ी देर पहले टूल लेकर गया था और अब वापस रखने आ रहा है। अलमारी के अंदर पहुंचकर देखते हैं कि जिस तार से दरवाजा होल्ड करते थे वो भी गायब है, क्योंकि गार्ड उसे अपने साथ ले गया था। टाइम बहुत कम बचा था क्योंकि गार्ड इन्हीं की तरफ आ रहा था, तो टिम छोटे से स्क्रू को उंगलियों से पकड़कर दरवाजा बंद कर लेता है और बड़ी मुश्किल से उसे होल्ड किए रहता है। थोड़ी देर बाद मोटा गार्ड वापस आता है, तभी ऊपर बूढ़ा कैदी इनकी हेल्प करता है। वो अपनी सेल की लाइट तोड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। गार्ड अलमारी के बहुत करीब पहुंच चुका होता है, पर उस शोर की वजह से ऊपर वाले फ्लोर की तरफ चला जाता है ये चेक करने की माजरा क्या है, और इस तरह तीनों की जान बाल बाल बच जाती है। गार्ड के ऊपर जाने के बाद ये जल्दी से अलमारी से निकलकर आगे बढ़ने लगते हैं। अब रास्ता बिल्कुल क्लियर था क्योंकि मोटा गार्ड ऊपर चला गया था। ये एक के बाद एक कई दरवाजे खोल लेते हैं और तभी इनके सामने एक ऐसा दरवाजा आता है जिसे हाथ लगाते ही पूरी जेल में सायरन बज उठेगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिकल डोर था जिसका कोई लॉक नहीं था बल्कि बटन से खुलता था।
और वो बटन मोटे गार्ड के रूम में था। पर चूंकि प्लान के मुताबिक बूढ़े कैदी की मदद से उस गार्ड को पहले ही ऊपर भेजा जा चुका था, इसलिए इस इलेक्ट्रिकल डोर को खोलना मुश्किल नहीं था। लेनार्ड वापस जाकर गार्ड के रूम में पहुंचकर बटन दबाता है और इलेक्ट्रिकल दरवाजा खुल जाता है। तीनों खुश होकर आगे बढ़ते हैं और अब सामने सिर्फ एक आखिरी दरवाजा बचा था। टिम एक छोटे से होल से बाहर झांकता है और उसे जेल का मेन गेट खुला दिखाई देता है और पास में जेल के बाहर की रोड भी नजर आती है। फ्रीडम बस कुछ कदम दूर थी और तीनों खुशी से एक दूसरे को हग कर लेते हैं। फिर टिम आखिरी दरवाजे पर चाबी ट्राई करता है पर खुलता नहीं। दूसरी चाबी भी ट्राई करता है, वो भी फिट नहीं होती। टिम ने जितनी भी चाबियां बनाई थी सब आखिरी दरवाजे पर ट्राई कर लेता है पर दरवाजा खुलता ही नहीं। ये देखकर तीनों बहुत मायूस हो जाते हैं क्योंकि यहाँ वो पहली बार आए थे और इतना करीब आकर भी किस्मत साथ नहीं देती। महीनों की मेहनत बेकार जाती दिख रही थी। टिम उदास होकर कहता है कि हमें वापस जाना होगा और इस लास्ट दरवाजे की चाबी भी तैयार करनी होगी। पर इतनी फ्रीडम के करीब आकर लेनार्ड किसी भी कीमत पर वापस जाने को तैयार नहीं था। तभी उसकी नजर लॉक पर पड़ती है जो एक वुडन फ्रेम में फिट था। लेनार्ड एक छेनी से उस फ्रेम पर वार करना शुरू कर देता है जिससे पूरी जेल में जोरदार आवाज होने लगती है। टिम घबराकर उसे रोकने की कोशिश करता है पर लेनार्ड रुकने का नाम ही नहीं लेता और लगातार वार करता रहता है। टिम दौड़कर कॉरिडोर में जाकर चेक करता है कि आवाज कहां तक पहुंच रही है और उसे पता चलता है कि पूरी जेल में गूंज रही है। वो घबरा जाता है कि कहीं मोटा गार्ड सुन न ले, इसलिए वापस लेनार्ड को रोकने जाता है पर देखता है कि फ्रेम का एक बड़ा हिस्सा टूट चुका है और लॉक नजर आने लगा है, तो उल्टा उससे कहता है कि काम जारी रखो। लेनार्ड के कुछ और वार से लॉक बाहर आ जाता है और दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही ये जल्दी से नॉर्मल कपड़े पहन लेते हैं। टिम आगे रहते हुए धीरे से दरवाजा खोलता है और तीनों हल्के कदमों से आगे बढ़ने लगते हैं। दरवाजे के करीब पहुंचते ही टिम को ऊपर एक स्नाइपर दिखता है जिसे देखकर ये जल्दी से दीवार के पीछे छिप जाते हैं। टिम एक छोटे मिरर से ऊपर रूफ पर गार्ड को देखता है और जैसे ही वो पहरा देने के लिए दूसरी साइड जाता है, तीनों फिर से आगे बढ़कर मेन गेट से बाहर निकल आते हैं। बाहर सड़क पर बढ़ते हुए टिम देखता है कि मार्क किसी से बात कर रहा है पर तीनों सिर नीचे करके आगे बढ़ते रहते हैं और तभी सामने से दो और गार्ड्स आते हैं पर नॉर्मल कपड़ों की वजह से वो इन्हें पहचान नहीं पाते और इस तरह तीनों जेल से काफी दूर निकल आते हैं। थोड़ा आगे जाकर तीनों एक टैक्सी स्टेशन पहुंचते हैं जहां ब्लैक लोगों के लिए अलग टैक्सी और गोरों के लिए अलग थी। टिम एक ब्लैक टैक्सी ड्राइवर को कुछ पैसे दिखाकर कहता है कि हमें हमारी डेस्टिनेशन तक छोड़ दो, पर ड्राइवर कहता है कि तुम तीनों गोरे हो इसलिए जाकर गोरों वाली टैक्सी लो। टिम जिद करता है कि हम तुम्हारे साथ ही जाएंगे और वो ब्लैक ड्राइवर पहली बार किसी गोरे को इतना अच्छा बिहेव करते देखकर इन्हें लेकर निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जेल में अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां मार्क हर सेल में जाकर कैदियों को जगाता है और टिम की सेल का दरवाजा खोलकर उसे उठने के लिए कहता है। फिर बाकी कैदियों को जगाने आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद सभी कैदी अपनी अपनी सेल से बाहर आ जाते हैं पर मार्क देखता है कि टिम अभी तक बाहर नहीं आया। गुस्से में सीधा उसकी सेल में जाकर उसे हिलाकर उठाता है पर पता चलता है कि टिम वहां है ही नहीं, उसकी जगह तकिए पर कंबल ओढ़ा दिया गया था। ये देखकर मार्क घबरा जाता है और अपनी जॉब जाने के डर से कांपने लगता है और घबराहट में वार्डन के रूम की तरफ भागता है। वहीं लाइन में खड़े बाकी सारे कैदी खुशी से फूट पड़ते हैं और सबसे ज्यादा खुशी उस बूढ़े कैदी के फेस पर होती है क्योंकि इन तीनों ने वो काम कर दिखाया जो इम्पॉसिबल माना जाता था। तीनों नरक जैसी जिंदगी से आजाद होकर खुशी के मारे रो पड़ते हैं। इसी के साथ एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।